हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल पर। लास्ट वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हमने क्या किया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी थी उसके बिल्कुल बेसिक्स के बारे में बात की थी, है ना। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। अगर मैं बात करूँ बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक होता है बायो प्रोसेसिंग। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप इससे पुरानी जो है या जिससे पिछली वीडियो है उसको देख सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायो प्रोसेसिंग क्या होती है। आप पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करना, तो ये वीडियो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका क्या करते हैं, जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या जो आरएनए होता है, हम क्या करते हैं उसको अल्टर करते हैं, उसको चेंज करते हैं। उसको चेंज किस तरीके से किया जाता है, हम कोई डीएनए के अंदर क्या करेंगे, कोई बाहर से जीन ऐड करेंगे या कोई फॉरेन जीन ऐड करते हैं या कोई एलियन जीन ऐड करते हैं, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम मेनली क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और उसे किसी होस्ट के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ताकि हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या कर सके, ऑब्टेन कर सके। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल हैं, एक तो बात करूं मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा बायो प्रोसेसिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम किसी ऑर्गेनिज्म के क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देते हैं, ठीक है, और किस तरीके से करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के, ठीक है ना। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया है। और बायो प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बायो प्रोसेसिंग के अंदर हम जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था और हमने जिस होस्ट के अंदर क्या किया था, ट्रांसफर किया था, उस होस्ट का हम क्या करते हैं, बड़े लेवल पर क्या कराते हैं, उसकी ग्रोथ कराते हैं, उसकी कल्चर कराते हैं, जिसके लिए हम बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज करते हैं जिन्हें बायोरिएक्टर बोला जाता है। तो वो दो प्रिंसिपल थे, मैंने आपको सिंपली बता दिया। अब हम क्या करेंगे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को या बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है उसको हम एक एक करके बड़े बड़े या डिटेल से उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, किस तरीके से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, किस तरीके से हम उसको बड़े लेवल पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद जिस होस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, उस होस्ट का बड़े लेवल पर हम किस तरीके से कल्चर कराते हैं, इन सबको समझने के लिए पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या आप बोल सकते हो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए मैं आपको जो अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसमें हम मेनली बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब मैं क्या करेंगे, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे और उसे क्या करेंगे, किसी एक ऑर्गेनिज्म में या होस्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो शुरू में मैं जो आपको जो जितनी भी आगे वीडियो आएंगी मोस्टली वो सारी की सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में होंगी। बायो प्रोसेसिंग की जो बायो प्रोसेसिंग के बारे में हम बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे और सिंपली बायो प्रोसेसिंग से रिलेटेड एक या दो वीडियो होंगी, ठीक है ना। तो शुरू में आप जो भी जितना भी हम पढ़ने जा रहे हैं सारा का सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो क्या है पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है और बायो प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो बिल्कुल छोटा सा आपको आपकी बुक में के अंदर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग काम किस तरीके से करती है, हम किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को किस तरीके से अल्टर करते हैं। उस चीज को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें समझना पड़ेगा टूल्स ऑफ आप चाहे तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल लें, टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर आप बोल सकते हैं टूल्स ऑफ, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, टूल्स ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमें पहले क्या करने पड़ेंगे, टूल्स करने पड़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, हम कोई भी काम करते हैं तो हमें वो काम करने के लिए क्या चाहिए, कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कहूं कि आपको स्टडी करनी है, तो आपको स्टडी करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी। आपको पेन चाहिए होगा, पेंसिल चाहिए होगी, बुक चाहिए होगी, नोटबुक चाहिए होगी, है ना। तो वो सारे टूल्स हैं, उन टूल्स के थ्रू ही आप जो अपना काम है स्टडी का वो कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ आपको चीज की रिक्वायरमेंट होती है। उन चीजों को आप क्या बोलते हो, या उन टूल्स को आप क्या बोलोगे, टूल्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग।
यहाँ पर जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उनकी हेल्प से आप क्या करोगे, उन चीजों का यूज करते हुए आप किसी ऑर्गेनिज्म का या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप क्या करोगे, जेनेटिक मटेरियल जो है उसको अल्टर करोगे। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से टूल है आरडीएनए टेक्नोलॉजी के, या कौन कौन से टूल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो देखिए मेनली कितने टूल हैं, 4-5 टूल होते हैं, वो मैं आपको सारे बता देता हूँ। और हम क्या करेंगे, पहले उन टूल्स को एक एक करके क्या करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करते हुए क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को अल्टर कर देते हैं। पर पहले हम अच्छे तरीके से इन टूल को एक एक करके समझेंगे। तो देखिए अगर मैं बात करूं टूल्स में, तो पहला टूल्स आता है, पहले टूल में आता है एंजाइम। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो क्या होते हैं टूल्स, उसमें पहला टूल होता है एंजाइम। फिर मैं अगर बात करूं तो दूसरा टूल होता है वेक्टर। ठीक है, या इसको आप क्लोनिंग वेक्टर के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो आपका क्या होता है, एंजाइम हो गए, वेक्टर हो गया, एक इसमें आपका क्या आएगा, होस्ट आता है। क्या आता है, होस्ट। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम टूल्स में बात करें, एक तो बस मेन आपका ये एंजाइम होता है, और एक वेक्टर होता है, और एक होस्ट होता है। ठीक है, बस यही मेन होते हैं आपके। अगर मैं होस्ट के बारे में बात करूं, वो सॉरी टूल्स के बारे में बात करूं, ठीक है, तो हमें पहले एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है कुछ, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो एंजाइम है, ये जो टूल है, इसका क्या यूज होता है। फिर हम वेक्टर के बारे में देखेंगे, और फिर हम किसके बारे में देखेंगे, होस्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं जो कौन सा टूल है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो टूल है एंजाइम, उसी को लेके स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एंजाइम्स के बारे में। तो देखिए अगर बात करें फ्रेंड्स एंजाइम के बारे में, ठीक है, तो अगर देखिए अगर मैं बात करूं एंजाइम्स के बारे में, तो देखिएगा जो आप आरडीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। क्या, बहुत सारे यूज होते हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एक आपको देखने को मिलेंगे भी क्लीवेज एंजाइम। कौन से एंजाइम देखने को मिलते हैं, क्लीवेज एंजाइम। आरडीएनए टेक्नोलॉजी या क्या बोलते हैं बायोटेक जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट टूल है एंजाइम, उसके अंदर आपको बहुत सारे एंजाइम देखने को मिलेंगे, और इन एंजाइम्स का क्या काम होता है वो मैं आपको सब अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो पहला आपको एक तो पढ़ने को मिलेगा क्लीवेज एंजाइम, एक आपको पढ़ने को मिलेगा लाइटिक एंजाइम या लाइसिस एंजाइम बोल सकते हैं आप इसको, लाइटिक और लाइसिस एंजाइम। ठीक है, और जो एक और तरीके के आपको एंजाइम पढ़ने को मिलेंगे वो होते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अगर हम अगले एंजाइम की कैटेगरी के बारे में बात करें, तो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा लाइगेज एंजाइम, और एक और आपको एंजाइम पढ़ने को मिलेगा जो कि फिफ्थ है, उसे आप क्या बोलते हो, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये 5 तरीके के एंजाइम हमें पढ़ने हैं। जो पहला टूल है एंजाइम, उसमें हमें 5 तरीके के एंजाइम पढ़ने हैं। पहला एक तो है क्लीवेज एंजाइम, दूसरा है लाइटिक और लाइसिस एंजाइम, तीसरा है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, चौथा है लाइगेज एंजाइम, और पांचवा है एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन सारे ग्रुप्स को पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लाइटिक और लाइसिस एंजाइम, फिर हम पढ़ेंगे क्लीवेज एंजाइम के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे सिंथेसाइज एंजाइम के बारे में, फिर हम लाइगेज, और फिर ऐसे करके हम फाइनली एक एक जो ग्रुप है उसको अच्छे तरीके से क्या कर लेंगे, कवर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए तो पहला मैं आपको बता देता हूं लाइटिक और लाइसिस एंजाइम के बारे में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं लाइसिस या लाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, हम मेनली क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, उस सेल में से हम क्या करते हैं, हमारा जो डिजायर्ड जीन होता है, या जो क्या होता है जो फॉरेन जीन होता है या जो एलियन जीन होता है, उसको हम पहले क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ठीक है ना, उसमें उसका किसी सेल का डीएनए निकालते हैं, उस सेल का डीएनए निकाल के फिर हम उसमें से हमारा जो डिजायर्ड जीन है वो कट करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइसिस एंजाइम होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये किसी भी सेल को ब्रेक करने का काम करते हैं। किसी भी सेल को क्या करने का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। उसकी बाउंड्री को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, जिससे कि आप उस सेल का जो है क्या, जो डीएनए वगैरह है वो आप क्या कर सके, आइसोलेट कर सके। तो
अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। तो मैं आपको एक बार सिंपली बता देता हूँ। लाइटिक और लाइसिस एंजाइम क्या करते हैं, इनका काम होता है ब्रेक करना। क्या करना, ब्रेक करना किसको, सेल की बाउंड्री को, ठीक है ना, सेल की बाउंड्री को क्या करते हैं ये लाइटिक और लाइसिस एंजाइम क्या करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। तो समझते हैं हम यहाँ एग्जांपल के लिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको कल बताया था कि मान लीजिए मेरे पास कोई क्या है, ये कोई मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल के अंदर ये क्या है, इसका सेल के अंदर ये सपोज कीजिए इसका न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या होता है, सपोज कीजिए ये इसके अंदर क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। अब इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही क्या होगा, मेरा कहीं ना कहीं डिजायर्ड जीन पड़ा होगा, ठीक है। डिजायर्ड जीन क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता तो आप लास्ट वीडियो लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो सभी सपोज कीजिए इसी जेनेटिक मटेरियल के अंदर मेरा क्या है, कहीं डिजायर्ड जीन है और वो मुझे मेरा डिजायर्ड जीन चाहिए। तो वो डिजायर्ड जीन मुझे क्या कैसे मिलेगा, वो डिजायर्ड जीन अगर मुझे चाहिए, उसे मैं अलग करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे काम ये करना पड़ेगा कि मुझे ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इस सेल से बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप मुझे क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इस डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या काम होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, पर सबसे पहला काम तो ये होगा कि मुझे इस सेल में से डीएनए आइसोलेट करना है अगर मुझे मेरा डिजायर्ड जीन चाहिए। तो देखिए हम इस डीएनए को या इस जेनेटिक मटेरियल को सीधा आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं जो सेल होते हैं, जो सेल होती है, सेल के बाहर अलग अलग तरीके की क्या मिलती है, बाउंड्री मिलती है। अगर मैं बात करूं एनिमल सेल के बारे में, अगर मैं एनिमल सेल के बारे में बात करूं तो एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ आपको कौन सी बाउंड्री देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपकी जो प्लांट सेल होती है, क्या होती है, प्लांट सेल। प्लांट सेल के बाहर आपको कौन कौन सी बाउंड्री को देखने को मिलती है, एक तो सेल वॉल देखने को मिलती है और एक आपको क्या देखने को मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बाउंड्रीज हैं। पहले अगर आप चाहते हो कि आप किसी प्लांट सेल में से, किसी एनिमल सेल में से उसका डीएनए क्या करो, आइसोलेट करो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप एक बार बाउंड्रीज को क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, उसके बाद आप डीएनए को आइसोलेट कर लोगे और फिर आप उस डीएनए में से अपना क्या कर सकते हो, डिजायर्ड जीन ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, बैक्टीरियल सेल है आपकी कोई, या कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल की बात करें तो उसमें भी बाहर की तरफ क्या होगा, सेल वॉल में, आप शॉर्ट में लिख रहा हूं, देखिए सेल वॉल मिलेगी बाउंड्री, और फिर सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से अगर आप कोई आपकी फंगल सेल है, अगर आपकी कोई फंगल सेल है, ठीक है, अगर आप उस फंगल सेल में से क्या करना चाहते हो, डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हो, तो तब भी आपको क्या मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी बाहर की तरफ, और सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो मेरा आपको सिंपल समझाने का मतलब ये है पर्पस कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी एनिमल सेल में से, आप प्लांट सेल में से, आप बैक्टीरियल सेल में से, आप किसी फंगल सेल में से उसका डीएनए आइसोलेट करो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा, इन बाउंड्रीज को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए सपोज कीजिए सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या जो बाहर मान लीजिए अगर ये प्लांट सेल हो तो इसके बाहर क्या होगा, आपको इस तरीके से सेल वॉल देखने को मिलेगी, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेल वॉल को, ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन को और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, इन सारी मेम्ब्रेन को आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं जाके डीएनए को आइसोलेट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आपने एक बार डीएनए का आइसोलेशन कर लिया, फिर आप उसमें से क्या कर सकते हो, अपना डिजायर्ड जीन आइसोलेट करोगे, ठीक है, डिजायर्ड जीन को आप आइसोलेट करोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो लाइटिक और लाइसिस एंजाइम होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइसिस एंजाइम या लाइटिक या लाइसिस एंजाइम का जो काम होता है वो क्या करते हैं, सेल की बाउंड्री को ब्रेक करने का काम करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको मान लीजिए प्लांट की सेल वॉल को ब्रेक करना है, प्लांट की क्या करना है, सेल वॉल को ब्रेक करना है, आप चाहते हो, जैसे सपोज कीजिए प्लांट सेल है और आप चाहते हो इसकी जो सबसे बाहर की बाउंड्री है सेल वॉल ये ब्रेक हो जाए, तो आपको दो एंजाइम का यूज करना पड़ेगा, एक तो सेल्यूलेज, ठीक है, सेल्यूलेज, और एक आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस पैक्टिनेज एंजाइम का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं मेनली जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि आप बैक्टीरियल जो सेल है, क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करना चाहते हो, अगर आप क्या करना चाहते हो, बैक्टीरियल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्लांट सेल का तो बता ही दिया, अगर आप चाहते हो बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करना चाहते हो या फंगल सेल वॉल को करना चाहते हो तो उसके लिए अलग एंजाइम है। अगर आप बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक करना चाहते हो तो आपको चाहिए लाइसोजाइम एंजाइम। कौन से एंजाइम चाहिए, लाइसोजाइम। अगर आप चाहते हो कि आप फंगल सेल को ब्रेक करो, क्या किसको करो, फंगल सेल को ब्रेक करो, ठीक है।
अगर आप चाहते हो फंगल सेल को ब्रेक करो तो आपको काइटिनेज एंजाइम चाहिए होगा, काइटिनेज, क्योंकि हमें पता है कि जो फंगस की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन कोई भी हो, चाहे बैक्टीरियल की सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे फंगस की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, कोई भी सेल मेम्ब्रेन हो, कोई भी सेल मेम्ब्रेन, उसको ब्रेक करने के लिए सिंपली आपको दो एंजाइम चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना चाहते हो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, इवन आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, आप कोई भी मेम्ब्रेन हो, ठीक है ना, कोई भी मेम्ब्रेन, जैसे मान लीजिए सेल ऑर्गन के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के बाहर भी सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और आपकी सेल के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है। आप कोई भी मेम्ब्रेन को ब्रेक करना चाहो तो आप सिंपली पैक्टिनेज एंजाइम का यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे, पैक्टिनेज प्लस लाइपेज एंजाइम का, क्योंकि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ या मेड अप ऑफ पैक्टिन एंजाइम, प्रोटीन और फैट की या लिपिड की बनी होती है, ठीक है ना, लिपिड बाइलेयर होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लाइसिस और लाइटिक एंजाइम क्या काम आते हैं और कौन कौन से एंजाइम हैं जिनका आप यूज अलग अलग तरीके की बाउंड्री को ब्रेक करने के लिए करोगे। तो ये पहली कैटेगरी जो है लाइसिस एंजाइम और जो लाइटिक एंजाइम है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लीवेज एंजाइम के बारे में। तो अब हम क्लीवेज एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये लाइसिस और लाइटिक एंजाइम के बारे में समझ में आ गया होगा। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिए हुए हैं, पर ये आपके टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ना देके आपके आगे जब डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर ये लाइटिक और लाइसिस एंजाइम के बारे में बता रखा है। तो मैं बात करता हूँ क्लीवेज एंजाइम के बारे में। हम क्या करते हैं, बात करते हैं क्लीवेज एंजाइम को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर क्लीवेज एंजाइम की बात करूं तो क्लीवेज एंजाइम क्या करते हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक करने का काम करते हैं, ठीक है। क्लीवेज एंजाइम का काम क्या होता है, क्लीवेज एंजाइम जो होते हैं वो आपके जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं क्लीवेज एंजाइम। तो क्लीवेज एंजाइम जो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसका, जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो और जेनेटिक मटेरियल आपको पता ही है क्या होता है, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए होता है और कभी कभी आपको आरएनए देखने को भी मिल जाता है। तो क्लीवेज एंजाइम जो होते हैं इनका काम क्या होता है, क्लीवेज एंजाइम करते हैं जेनेटिक मटेरियल को तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करें क्लीवेज एंजाइम के तो क्लीवेज एंजाइम मेनली दो टाइप के होते हैं। क्लीवेज एंजाइम के दो टाइप होते हैं। अगर मैं पहले की बात करूं तो एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज और जो दूसरा आपकी बुक में दे रखा है वो है एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है। अगर मैं बात करूं एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, देखिए हमें पता है कि जो डीएनए होता है, आरएनए होता है, वो किसके बने होते हैं, डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। सपोज कीजिए ये कोई क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। मैं आपको जस्ट एक समझाने के लिए कि एंडोन्यूक्लियस क्या होता है और एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो देखिए ये मान लीजिए बहुत सारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड अटैच है, ठीक है, और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। इस क्लीवेज एंजाइम का काम क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल या डीएनए आरएनए को क्या करना, ब्रेक करना, या इसको क्या करना, इनका ब्रेक डाउन करना। और हमें पता है डीएनए और आरएनए नेचर में कैसे होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है और आरएनए भी क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं एंजाइम, इनका काम क्या होता है, देखिए एक्सो से पता लग रहा है हमें क्या, एग्जिट यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूं आउटसाइड, और एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है। और काम तो हमें इनका पता ही है, क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिए जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं एक्चुअल में, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में से बाहर की तरफ से न्यूक्लियोटाइड को हटाने का या ब्रेक करने का काम करते हैं। जैसे सपोज कीजिए जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में से बाहर की तरफ से या जो टर्मिनल वाले पोर्शन होते हैं उसकी तरफ से कि क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक करने का काम करता है। यहां से तोड़ देगा, फिर ये ब्रेक कर देगा, फिर ये ब्रेक कर देगा, मतलब एक एक करके क्या करते हैं, आपके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में से, ठीक है। अगर मैं बात करूं एंडोन्यूक्लियस के बारे में, तो एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं इन एंजाइम का काम क्या होता है, ये एग्जिट से या टर्मिनल पोर्शन से यानी कि बाहर की तरफ से न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक ना करके सेंटर में से ब्रेक करते हैं। एंडो मतलब इनसाइड, यानी कि बीच में से क्या करेंगे, मान लीजिए यहां से ब्रेक कर देंगे, यहां से ब्रेक कर देंगे, या यहां से ब्रेक कर देंगे। तो एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं,
ये न्यूक्लियोटाइड को सेंटर में से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को टर्मिनल वाले पोर्शन से या बाहर वाले पोर्शन से क्या करने का काम करते हैं, ब्रेक करने का काम करते हैं। अब देखिए ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं और ये जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, ये रैंडमली क्या करते हैं, कट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए जो एंडोन्यूक्लियस है, क्या है एंडोन्यूक्लियस, ये रैंडमली कहीं से भी डीएनए या आरएनए को बीच में से कट कर देते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए ये जो अभी मैं आपके सामने, मान लीजिए मैंने एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई, ठीक है ना, ये मान लीजिए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, ये रैंडमली कहीं से भी बीच में से कट कर देंगे, चाहे तो यहां से कट कर देंगे या यहां से, कहीं से भी रैंडम किसी भी जगह से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अब देखिए इन्हीं का एक टाइप होता है, एंडोन्यूक्लियस का ही एक टाइप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इसी एंडोन्यूक्लियस का ही क्या होता है, एक टाइप होता है जिसे आप बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक टाइप के एंजाइम होते हैं, एंडोन्यूक्लियस का ही एक टाइप है। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडो, देखो सिंपल सी बात है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस का एक टाइप है, तो मतलब डीएनए को सेंटर में से या बीच में से कट करेगा। पर इनकी खासियत क्या होती है, इस वाले एंजाइम की स्पेशलिटी क्या है, ये डीएनए को कहीं से भी रैंडमली कट नहीं करता। ये जो होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, ये डीएनए को करते तो सेंटर में से कट है, पर रैंडमली कट नहीं करते, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट करते हैं। इनकी ये खासियत होती है। जबकि एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो रैंडमली कहीं से भी कट कर देते हैं। पर हमने बोल दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये एक स्पेसिफिक साइट से ही क्या करेंगे, डीएनए को कट करने का काम करते हैं। और हमें इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उनकी इन्हीं एंजाइम के बारे में डिटेल में दे रखा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। तो देखें, इनको शॉर्ट में मैं आर ही बोलूंगा, ठीक है ना। अगर मैं आर ही वर्ड कहीं वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, देखिए इन तीन एंजाइम को मैं एक बार इरेज कर देता हूं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम को, लाइगेज एंजाइम को और एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम को। इनको हम किसी और वीडियो के अंदर या जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंजाइम है, इनको हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो काफी इसमें टाइम लगेगा समझने के लिए। तो देखिए मैं बात करता हूं आरई, आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं बात करूं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में, तो ये क्या होता है, टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस है। ये एक एंडोन्यूक्लियस का ही एक टाइप होता है। ठीक है, ये एक एंडोन्यूक्लियस का ही टाइप होता है। दूसरी इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्या कहते हैं, कट द डीएनए फ्रॉम ए स्पेसिफिक साइट। ये जो डीएनए, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से ही कट करते हैं, रैंडमली कट नहीं करते। और जिस स्पेसिफिक साइट से ही कट करते हैं, याद रखिएगा, उस साइट को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, या फिर उसको पैलिंड्रोमिक साइट भी कह देते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट। ठीक है, या फिर इसको रेस्ट्रिक्शन साइट के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जो आरई जो होते हैं वो डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह से कट करेंगे, उस स्पेसिफिक जगह को जहां से क्या करेंगे, आरई डीएनए को कट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट, पैलिंड्रोमिक साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। देखिए आपको एक बात याद रखना है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं या जो आरई जो होते हैं, ये ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है ना, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो आरई होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। अगर आप इनको चाहो कि आप किसी प्लांट सेल से, किसी फंगस सेल से, किसी एनिमल सेल से ऑब्टेन कर लो, तो आपको नहीं मिलने वाले, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही मिलेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्यों मिलते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो पर आप ये एक बार इतना याद रखें, ये आपको सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, यानी कि बैक्टीरिया में मिलते हैं। आपको एक डाटा याद रखना है कि क्या होता है, अप्रॉक्स कितने
900 यानी कि 900 आरई क्या हो चुके हैं अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है ना, या इनको क्या कर चुके हैं, आइसोलेट कर चुके हैं, कितने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, या इनको हमने क्या कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 900 आरई क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। और याद रखिएगा ये 230 बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया से हमने क्या किया है, इनको आइसोलेट किया है, ठीक है ना। 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब होता है वैरायटी। 230 अलग अलग बैक्टीरियल वैरायटी से हमें लगभग कितने टाइप के 900 आरई हमने क्या कर चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। अब देखिए आपको एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड, याद रखिएगा, फर्स्ट डिस्कवर्ड आरई जो है उसके बारे में आपको याद रखिएगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड आरई, ठीक है, वो था हिंड सेकंड। कौन सा था, हिंड सेकंड पहला आरई था जो क्या हुआ था, डिस्कवर, जिसको किया गया था। अब देखिए बात करते हैं कि इनकी जो डिस्कवरी है वो आप याद रख लीजिएगा, आर्बर स्मिथ और नेथन जो साइंटिस्ट थे, इनकी डिस्कवरी का क्रेडिट उन्हें जाता है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, आर्बर स्मिथ और नेथन, ठीक है। इन्होंने क्या की थी, डिस्कवरी का क्रेडिट देते हैं इनको, ठीक है ना। तो अगर बात करें देखिए हम आरई के बारे में, अब देखिए थोड़ा सा हम जानते हैं कि रिकॉग्निशन साइट, पैलिंड्रोमिक साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी समझ ले लेते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, देखिए रेस्ट्रिक्शन साइट, पैलिंड्रोमिक साइट या रिकॉग्निशन साइट वो साइट होती है जिस जगह से आरई डीएनए को कट करता है, ठीक है। यानी कि डीएनए में वो जगह जहां से क्या करेंगे, आरई जो होगा वो डीएनए को कट करेगा, उसे बोलते हैं हम रिकॉग्निशन साइट, पैलिंड्रोमिक साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट। अब आपको एक जो स्पेशल बात याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, देखिए लगभग अप्रोक्सीमेट 900 आरई क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। और हर एक आरई की यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी स्पेशल जगह होती है जहां से वो कट करता है। यानी कि 900 आरई अब तक क्या हो चुके हैं, डिस्कवर। तो ये 900 जो आरई होंगे ये डीएनए को अलग अलग जगह से काटेंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल मेरा समझाने का मतलब ये है, जो 900 आरई है इनकी रिकॉग्निशन साइट, पैलिंड्रोमिक साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है। इनकी हर किसी, जैसे जिस तरीके से आप समझ सकते हैं हम सबका एक स्पेशल अपना अपना घर होता है, उसी तरीके से हर जो 900 आरई है इनकी अलग अलग क्या है, रेस्ट्रिक्शन साइट है जहां से ये डीएनए को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक ये सिंपल हमने क्या किया है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हमने जनरल इंट्रो के बारे में पढ़ा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि रिकॉग्निशन साइट या पैलिंड्रोमिक साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल से देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए जैसे मैं एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज या आरई का एग्जांपल लिखता हूं, इको आर फर्स्ट। तो ये एक क्या है, आरई है, ये क्या है, आरई। और इसकी जो क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है या आप इसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है या जो पैलिंड्रोमिक साइट है वो क्या है, क्या बोलते हैं, वो है GAATC, ठीक है। ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। किसकी, मतलब ये जो इको आर फर्स्ट है, इस इको आर फर्स्ट को डीएनए में कहीं भी अगर GAATC मिल गया, क्या GAA, तो ये जो इको आर फर्स्ट एंजाइम होगा ये उस डीएनए को इस जगह पर क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। क्या समझा हमने अब तक कि इको आर फर्स्ट की रिकॉग्निशन साइट जो होती है वो क्या होती है, जो GAATC होती है। मतलब जहां भी इस एंजाइम को ये साइट दिखेगी डीएनए में, चाहे कितनी भी जगह दिख जाए, तो ये क्या करेगा, सपोज कीजिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। इसमें मान लीजिए यहाँ पे GAATC मिल गया, ठीक है।
और यहां भी मान लीजिए GAATTC, ये यहां आपको सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, एक जगह यहां पे मान लीजिए और मिल गया। तो अब मान लीजिए ये मेरे पास एंजाइम है, ठीक है, कौन सा एंजाइम है, सपोज कीजिए ये है इको आर फर्स्ट। ठीक है, अब ये एंजाइम कट किस तरीके से करते हैं डीएनए को, पहले उस चीज को समझ लीजिए। आपकी एनसीईआरटी बुक एक बात बोलती है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, पहले डीएनए का पूरा क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, उसको जांचते हैं, उसको देखते हैं। पहले ये जो एंजाइम होता है पूरी की पूरी क्या करते हैं, डीएनए को लेंथ वाइज इंस्पेक्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं, और इन एंजाइम को जहां भी अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक साइट या रिकॉग्निशन साइट मिल जाती है, ये डीएनए को वहां से कट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंजाइम है, पहले इस पूरी की पूरी डीएनए को क्या करेगा, लेंथ वाइज इंस्पेक्ट करेगा, और जहां भी इस एंजाइम को क्या मिल गई, अपनी रेस्ट्रिक्शन साइट मिल गई, ये उसे क्या कर देगा, डीएनए को कट कर देगा। ये कट किस तरीके से करते हैं वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, पर मैं भी आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि ये काम किस तरीके से करते हैं एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेंगे, यहां से और यहां से क्या करेंगे, डीएनए को कट कर देंगे। इसके अलावा ये डीएनए को कहीं और किसी भी और जगह से कट नहीं करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं अपनी अपनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो रिकॉग्निशन साइट होगी, पैलिंड्रोमिक साइट होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉग्निशन, अब एक बात आपको और अच्छे तरीके से समझनी है या याद करनी है, जो रिकॉग्निशन साइट या जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट, ये अगर आप इसकी नेचर देखेंगे, नेचर, तो ये पैलिंड्रोमिक होती है। कैसी होती है, पैलिंड्रोमिक। अब पैलिंड्रोमिक वर्ड क्या होता है, इसको हमें थोड़ा सा समझना है। देखिए, याद रखिए, रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट, या हमें इसे कभी कभी पैलिंड्रोमिक साइट भी बोल देते हैं। तो पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है, देखिए, तो अब हम थोड़ा सा पैलिंड्रोमिक साइट को समझने की कोशिश करते हैं कि पैलिंड्रोमिक साइट होती क्या है। देखिए, अगर आपने इस पैलिंड्रोमिक साइट में अगर आपने एक बात नोट की होगी, तो देखिए आपने इसको देखा होगा कि जो पैलिंड्रोमिक साइट होती है, एक बात याद रखिए, जो पैलिंड्रोमिक साइट होती है, जब आप उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ क्या करोगे, रीड करोगे, क्या करोगे, अगर आप किसी भी मान लीजिए साइट को रीड कर रहे हो, और रीड करते टाइम क्या कर रहे हो, आपने उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा, और वो सेम है, वो क्या है, सेम, तो उस साइट को आप पैलिंड्रोमिक साइट बोलोगे। जैसे मान लीजिए आपने ये रेस्ट्रिक्शन साइट देखी, इस रेस्ट्रिक्शन साइट को सपोज कीजिए ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, और 3 प्राइम के जस्ट अपोजिट 5 प्राइम, और 5 प्राइम के 3 प्राइम। अगर आप इस रेस्ट्रिक्शन साइट को रीड करें 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम की तरफ, तो देखिए GAATTC। अब आप इसको फिर से क्या करिए, नीचे वाले स्टैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रीड करिए, तो मतलब यहां से GAATTC, तो ये साइट क्या है, सेम है। चाहे आप इसको ऊपर वाले स्टैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम तक पढ़ लीजिए, और चाहे नीचे वाले स्टैंड में 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ लीजिए, तो आपको ये सीक्वेंस सेम मिलेगा। तो ऐसी साइट को पैलिंड्रोमिक साइट बोलते हैं। याद रखिए, जितनी भी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है वो सारी की सारी पैलिंड्रोमिक साइट होती है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो एंजाइम है वो वर्क मतलब किस तरीके से कट करते हैं। ठीक है, और रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो वर्क किस तरीके से करते हैं, यानी कि वो डीएनए को कट किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको चलो यही बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए अगर हम बात करें जितने भी आर्य होते हैं, ये डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए में 2 तरीके से कट लगाते हैं। एक तो लगाते हैं ऑब्लिक कट, और एक लगाते हैं स्ट्रेट कट। ठीक है, यानी कि एक तो लगाते हैं ऑब्लिक, और एक क्या लगाते हैं, स्ट्रेट कट लगाते हैं। अब ये काम किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले जैसे मैं आपको एक ऑब्लिक कट का एग्जांपल देता हूं। किसका एग्जांपल देता हूं, ऑब्लिक कट का, और फिर मैं आपको एक स्ट्रेट कट का क्या दूंगा, एग्जांपल दूंगा। देखिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ऑब्लिक क्या कट लगा रहा होगा, वो क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट के क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन साइट को जो मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट वाली जगह से क्या करेगा, डीएनए को कट करेगा। तो याद रखिएगा, ये अवे फ्रॉम मिड, यानी कि मिड वाला जो पोर्शन होता है उससे थोड़ा सा हटके, यानी कि साइड में काटता है। अब इसका क्या मतलब है वो हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंजाइम है इको आर फर्स्ट, तो ये इको आर फर्स्ट की रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है हम जानते हैं, GAATTC। ठीक है,
तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता देता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए डीएनए है और इस डीएनए में रेस्ट्रिक्शन साइट है GAATTC, GAATTC। तो देखिए ये जो इक्वार फर्स्ट है ये किस तरीके का कट, ऑब्लिक कट लगाता है। कौन सा कट लगाता है? ऑब्लिक कट। ये क्या करता है? ये रेस्ट्रिक्शन साइट को सेंटर में से थोड़ा हटके काटता है। जैसे मान लीजिए ये सेंटर वाला पोर्शन है तो ये सेंटर से नहीं काटेगा, ये सेंटर से थोड़ा हटके काटेगा। किस तरीके से? ये जी और ए के बीच में यहां ऊपर की तरफ कट लगाएगा और एक जी और एक ए के बीच में यहां नीचे की तरफ कट लगाता है। तो ये इस तरीके से काटेगा। और सपोज कीजिए अगर ये फाइनली हम इसको इस तरीके से काटते हैं तो क्या बनेगा? देखिएगा हमारे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। आपके पास इस तरीके से एक आप बोल सकते हैं आपको एंड मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरफ इतना अलग हो जाएगा और ये इस तरफ क्या हो जाएगा? इतना अलग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये होता है ऑब्लिक कट। अब याद रखिए जब भी क्या होता है ऑब्लिक कट लगता है तो जो एंड बनते हैं इन एंड को बोला जाता है स्टिकी। क्या बोला जाता है? स्टिकी एंड बोला जाता है। तो देखिए ये जो आपको एंड मिल रहा है ना, इन एंड को आप क्या बोलोगे? स्टिकी एंड बोलते हैं। ये देखिए ये जो एंड है और ये जो एंड है इसे क्या बोला जाता है? स्टिकी एंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या लगता है जब भी ऑब्लिक कट लगता है रेस्ट्रिक्शन साइड के अंदर क्या होता है? वो अवे फ्रॉम मिड लगता है, यानी कि मिड से थोड़ा सा हटके लगता है, ठीक है। और जो एंड मिलेंगे आपको वो स्टिकी एंड मिलते हैं, ठीक है। और बात करें हम आगे, एक बात या और याद रखनी है आपको कि ये जो एंजाइम होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आरई एंजाइम होते हैं, ये याद रखिएगा डीएनए को जब कट करेंगे, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले स्टैंड में ये कट लगा रहा है और नीचे वाले स्टैंड में क्या लगा रहा है? कट लगा रहा है जी और ए के बीच में, तो ये याद रखिएगा ये फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कौन से? फोस्फोडाई एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। देखिए अगर आपको डीएनए को ब्रेक करना है तो आपको फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ही क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और साथ में आप ये भी याद रख लीजिएगा कि किस तरीके से ये ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक क्या करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और याद रखिएगा हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? वाटर ऐड करके क्या करते हैं? वाटर को ऐड करके क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। अगर आपको याद हो जब हम डीएनए बनाते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में से हम क्या करते हैं? वाटर रिमूव करते हैं और फोस्फोएस्टर बॉन्ड क्या कर देते हैं? हम बना देते हैं, ठीक है। अगर आप सोचिए उसी फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को आपको या फोस्फोएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको वाटर क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये ऑब्लिक कट कैसे लगता है, ठीक है। और जब भी ऑब्लिक कट लगेगा आपको क्या मिलेगा? स्टिकी एंड मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्ट्रेट एंड जो है वो किस तरीके से, मतलब स्ट्रेट कट जो है वो किस तरीके से लगता है, ठीक है। अगर स्ट्रेट कट की मैं बात करूं, मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है, मान लीजिए आप कोई रेस्ट्रिक्शन साइट है, ये मान लीजिए कोई डीएनए है, ठीक है। और इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट है जी 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 सी 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 जी 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 सी सी सी। अब मान लीजिए कोई एंजाइम बिल्कुल सेंटर में से कट लगा रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिल्कुल ऐसे सेंटर में से क्या कर रहा है? कट लगा रहा है। तो इस टाइप के कट को बोला जाता है स्ट्रेट कट। और याद रखिए जब भी स्ट्रेट कट लगेगा तो आपको ये वाली कंडीशन मिलेगी, देखिएगा, ठीक है। इस तरह की कंडीशन मिलेगी आप, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो अब आपको एंड मिल रहे हैं ये वाले, एक ये वाला एंड और एक ये वाला एंड, इन एंड को बोला जाता है ब्लंट एंड। क्या बोला जाता है? ब्लंट एंड। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी जो न्यूक्लियोटाइड है या कोई भी जो बेस पेयर है वो सिंगल नहीं है, वो क्या है? उनके पेयर ही मिल रहे हैं। जबकि हमने स्टिकी में अभी देखा है, स्टिकी में जो क्या होता है? बेस पेयर होते हैं वो अनपेयर होते हैं। और यहाँ पे जो पूरे के पूरे आपको बेस पेयर, मतलब जो नाइट्रोजन बेस मिलेंगे वो पेयर्ड कंडीशन में मिलेंगे। तो इस एंड को बोला जाता है ब्लंट एंड। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंड दो तरीके से कट करते हैं, याद रखिएगा। जब स्ट्रेट कट लग रहा होगा, जब रेस्ट्रिक्शन साइट में क्या लग रहा होगा? स्ट्रेट कट लगेगा तो बिल्कुल मिड में लगता है। क्या लगता है? मिड में कट लगता है। और एंड जो आपको मिलेंगे उन एंड को आप क्या बोलोगे? ब्लंट एंड बोलोगे,
ठीक है। एक बात आप यहां और याद रख सकते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, जो क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, वो या तो 4 बेस पेयर की होगी, या 6 बेस पेयर की होगी, या 8 बेस पेयर की होगी। जैसे आप यहां देख सकते हैं, यहां पे जो रेस्ट्रिक्शन साइट है कितने बेस पेयर वाली है, 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर की है। इसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन साइट 4 बेस पेयर की हो सकती है। मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्शन साइट इस तरीके से है, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन साइट इस तरीके से है, तो आप देख सकते हैं इस रेस्ट्रिक्शन साइट में कितने बेस पेयर हैं, 4, ठीक है। और आप इसको चाहे तो 5 से 3 और 5 से 3 नीचे वाले स्टैंड में रीड कर लीजिएगा, तो ये क्या रहेगी, सेम। तो याद रखिए जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है मोस्टली तो 6 मतलब 6 वाली होती है, और कभी कभी आपको 4 या 8 बेस पेयर वाली भी रेस्ट्रिक्शन साइट मिल सकती है। अगर मैं बात करूं कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं इनका जो आरई होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं उसको भी हम एक समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला। बस इसमें एक छोटा सा पार्ट रह जाएगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोटिक सेल में आपको क्यों मिलते हैं, ठीक है, वहां इनके मिलने का रीजन क्या है उसको हम पढ़ लेंगे बाद में। बट मैं अब आपको लास्ट जो टॉपिक है वो बता देता हूं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। अगर बात करूं मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नोमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है, तो देखिएगा, देखिए अगर मैं बात करूं नोमेनक्लेचर के बारे में किसके, आरई के, तो देखिए अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम चेक करेंगे, आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखेंगे तो याद कीजिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उनका जो नेम होता है, रेस्ट्रिक्शन नेम ऑफ आरई जो होता है, अगर आप उसको चेक करेंगे तो देखिए आपको 3 या 4 3 to 4 क्या मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 3 to 4 वर्ड्स मिलेंगे, या ना। और आपको क्या मिल सकता है, प्लस एक आपको क्या मिलेगा, रोमन नंबर मिलेगा, क्या मिलेगा, रोमन नंबर मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे काफी सारे एंजाइम के नाम लिखता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं साल फर्स्ट, मैं लिख रहा हूं मान लीजिए इको आर फर्स्ट, मैं लिख रहा हूं मान लीजिए हिंड सेकंड, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं इको आर 5, तो ये मतलब मैं लिख रहा हूं, सपोज कीजिए मैं लिख रहा हूं बाम एच फर्स्ट। तो देखिए आप कोई भी नाम चेक कर लीजिएगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नेम का, या तो उसमें शुरू में आपको 3 वर्ड्स मिलेंगे या 4, देखिए यहाँ 3 वर्ड है, 4 है, या 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 3 या 4 वर्ड मिलेंगे, ठीक है। और एक प्लस आपको क्या मिलेगा, रोमन नंबर, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये बात करते हैं ये 3 या जो 4 वर्ड्स होते हैं ये क्या डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो ये रोमन नंबर होते हैं ये क्या डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बात करूं अगर मैं, देखिए जो फर्स्ट वर्ड होता है, क्या होता है, फर्स्ट वर्ड याद रखिएगा ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल होता है, ठीक है ना। जो फर्स्ट वर्ड होता है ऑलवेज कैपिटल होता है, और ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, जीनस को रिप्रेजेंट, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया के अंदर ही मिलते हैं। तो देखिए जो पहला वर्ड है वो क्या करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल है किसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, उस बैक्टीरिया के जीनस को रिप्रेजेंट करेगा जिस बैक्टीरिया से उस एंजाइम को क्या किया है, हमने ऑब्टेन किया है। जैसे मैं आपको सपोज कीजिए, जैसे मैं आपको हम एग्जांपल ले लेते हैं इको आर फर्स्ट का ही, ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं, जैसे मान लीजिए इको आर फर्स्ट। इको आर फर्स्ट में अगर मैं ई बात करूं तो ई फॉर इस्चेरेचिया होता है, क्या होता है, इस्चेरेचिया। इस्चेरेचिया क्या है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है इस्चेरेचिया कोलाई। उस इस्चेरेचिया कोलाई बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें जो इस्चेरेचिया है वो जीनस है, किसका, बैक्टीरिया का। तो ठीक है, वहीं से हमने ये क्या लिया है, वर्ड लिया है ई, ठीक है ना। तो ई क्या होगा, या फिर हम और किसी की भी बात कर लेते हैं, जैसे बाम एच फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो बाम एच फर्स्ट में मैं बात करूं, ये जो बी है, बाम एच फर्स्ट है, ये जो एंजाइम है ये एक बैक्टीरिया से लिया गया है, या इस बैक्टीरिया से क्या हुआ है, इसको आइसोलेट किया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेरेंसिस। तो ये बी जो है, बी क्या करता है, उस बैक्टीरिया का जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं इस बैक्टीरिया का नाम लिख देता हूं बैसिलस, ठीक है, एमाइलो लिक्विफेरेंसिस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एक बार,
बाम एच फर्स्ट, तो बाम में जो देखिए ये जो बी वर्ड आया है बी, ये बी कहाँ आया है, बैसिलस के बी से लिया गया है, ठीक है ना। और ये बैसिलस क्या है, उस बैक्टीरिया का जीनस है, ठीक है। अब मैं बात करूं क्या कि जो सेकंड और थर्ड वर्ड होते हैं, याद रखिएगा, सेकंड वर्ड और जो थर्ड वर्ड होते हैं क्या होते हैं, याद रखिएगा, ऑलवेज स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज स्मॉल। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया की उस स्पीशीज को डिनोट करते हैं जिससे वो बैक्टीरिया मतलब जो जिस बैक्टीरिया से हमने वो एंजाइम क्या किया है, ऑब्टेन किया है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं बाम में बी तो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए एम जो ये सेकंड और थर्ड वर्ड है ये क्या करेगा, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसकी स्पीशीज क्या है, एमाइलो लिक्विफेंसियस, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया की स्पीशीज है। तो ये जो ए एम वर्ड है वो क्या किया है, स्पीशीज को बताता है और ये क्या बताता है, जीनस को, ठीक है। अगर हम बात करें फोर्थ वर्ड के बारे में, किसके बारे में बात करें, फोर्थ वर्ड, तो याद रखिएगा ये ऑप्शनल होता है। ये क्या होता है, ऑप्शनल, ठीक है। ऑप्शनल का मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ नहीं दिख रहा है और यहाँ आपको दिख रहा है, तो याद रखिएगा जो फोर्थ वर्ड होगा तब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि अगर आप देखें कि जो बाम एच जो है ये एच क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एच रिप्रेजेंट करता है इस बैसिलस एमाइलो लिक्विफेंसियस बैक्टीरिया का स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन का मतलब होता है अलग अलग वैरायटी, ठीक है ना। जैसे हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट भी पढ़ते हैं, एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, तो ये वैरायटी होती है बैक्टीरिया की, ठीक है ना। तो ये जो बाम एच फर्स्ट जो ये जो एंजाइम है ये बैसिलस एमाइलो लिक्विफेंसियस के एच स्ट्रेन से क्या किया गया है, ऑब्टेन किया गया। और ये जो लास्ट में आपको रोमन नंबर दिख रहा है, यानी कि जो रोमन नंबर होता है, याद रखिएगा, रोमन नंबर, ये रोमन नंबर जो होता है वो क्या डिनोट करता है, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन, ठीक है। ये जो ऑर्डर होता है मतलब ये जो रोमन नंबर होता है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन मतलब कौन से नंबर पर वो एंजाइम क्या किया गया है, ऑब्टेन किया गया है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ये रोमन नंबर क्या करता है, डिनोट करता है। जैसे सपोज कीजिए एक मैंने यहाँ लिखा है इको आर फर्स्ट और एक मैंने लिखा है इको आर फर्स्ट फिफ्थ, तो ये इको आर फर्स्ट में जो फर्स्ट है इसका मतलब क्या है, ये जो एंजाइम है वो इश्चरेचिया कोलाई में सबसे पहले आइसोलेट किया गया था। प्लीज रिमेंबर करना, मैंने यहाँ पे आइसोलेट लिखा है, ठीक है ना, डिस्कवरी नहीं लिखा। डिस्कवरी और आइसोलेशन का मतलब अलग अलग होता है। किसी चीज को मैंने देख लिया वो उसकी डिस्कवरी हो गई, और आइसोलेशन का मतलब ये होता है उसको मैंने डिस्कवर करने के बाद जब तक उस चीज से अलग नहीं किया है ना तो वो आइसोलेशन होता है। प्लीज याद रखिएगा। तो ये जो इको आर फर्स्ट में फर्स्ट है ये डिनोट करता है कि इश्चरेचिया या ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है, इश्चरेचिया कोलाई, उसमें से सबसे पहले जो एंजाइम आइसोलेट किया था वो इको आर फर्स्ट था। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे जो किया होगा वो इको आर सेकंड, तीसरे नंबर पे जो किया होगा इको आर थर्ड, फोर्थ नंबर पे जो किया होगा इको आर फोर्थ, और जो फिफ्थ पे किया है वो इको आर फिफ्थ, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो रोमन नंबर होता है ये करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, क्या करता है, डिनोट करता है। अब देखिए एक बात आपके शायद दिमाग में आ रही होगी, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो सबसे पहले जो एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो हिंड सेकंड हुआ था, हिंड सेकंड की डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी, ठीक है। तो भाई हिंड सेकंड की डिस्कवरी पहले हुई थी तो मतलब इसको डिस्कवर किया गया था, इसका मतलब हिंड फर्स्ट भी होगा भाई, याद रखिएगा, हिंड फर्स्ट, ठीक है भाई, सेकंड है तो फर्स्ट भी होगा, ये तो सिंपल सी बात है। पर अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सेकंड की डिस्कवरी क्या हो सकती है, पहले कैसे हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट की होनी चाहिए, सेकंड की क्यों हुई। तो याद रखिए हिंड सेकंड की डिस्कवरी पहले हुई है, उसको सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर देख जरूर लिया था हिंड सेकंड को, ठीक है, पर आइसोलेट नहीं कर पाए थे हम उसको, ठीक है ना, उस टाइम पे हम उसको आइसोलेट नहीं कर पाए थे। तो जो सबसे पहला जो आइसोलेट हुआ था वो हिंड मतलब बैक्टीरिया से जो सबसे पहले निकाला गया वो हिंड फर्स्ट था। हिंड फर्स्ट के बाद हिंड सेकंड को निकाला गया, पर इसकी डिस्कवरी पहले हुई है और इसको आइसोलेट पहले किया गया है। तो ये जो हम रोमन नंबर है ये आइसोलेशन का ऑर्डर बताते हैं, डिस्कवरी का ऑर्डर नहीं बताते, ठीक है, इसलिए मैंने यहां लिखा है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी नहीं लिखा कि कौन से नंबर पर उसको डिस्कवर लिखा मतलब डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताता है। तो हिंड फर्स्ट को पहले क्या किया था, आइसोलेट किया था, और हिंड सेकंड को क्या किया था उन्होंने बाद में आइसोलेट किया था, पर इसकी डिस्कवरी पहले हुई थी। तो ये नोमेनक्लेचर है
आरई एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, एंडोन्यूक्लियोसिस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया है, टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया। उसमें हमने पहला एंजाइम देखा, और एंजाइम में मैंने आपको पहले लाइसिस या लाइटिक एंजाइम बताए, उसके बारे में हमने, उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन मतलब उसके बाद हमने फिर क्लीवेज एंजाइम के बारे में पढ़ा। क्लीवेज एंजाइम में भी दो तरीके के एंजाइम थे, एक तो एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम वो होते हैं जो न्यूक्लियोटाइड को टर्मिनल से कट करेंगे। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो होते हैं जो सेंटर में से कट करेंगे पर रैंडम कट करेंगे, ठीक है। उसी एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेशल टाइप था जिसको हमने बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, डीएनए को स्पेसिफिक जगह से कट करेंगे, और उस स्पेसिफिक जगह को क्या बोलते हैं हम, पैलिंड्रोमिक साइट, या क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं, या रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा आरई जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उसका थोड़ा सा जनरल इंट्रो देखा, उसकी डिस्कवरी वगैरह के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि पैलिंड्रोमिक साइट क्या होती है। फिर हमने ये देखा कि आरई जो होते हैं वो दो तरीके से कट लगाते हैं किसी भी डीएनए के अंदर। कोई भी आरई होगा वो डीएनए को दो तरीके से काट सकता है, या तो स्ट्रेट कट लगा के या ऑब्लिक कट लगा के। अगर ऑब्लिक कट लगेगा तो क्या होंगे, स्टिकी एंड बनेंगे। अगर स्ट्रेट कट लगता है तो ब्लंट एंड बनेंगे। और फिर हमने देखा कि नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं आरई का। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। इससे अगली वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, सिंथेसाइजिंग एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, और लाइगेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम सेकंड जो टूल है वेक्टर, उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसमें से अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।